अगर आप अपने पेड़ को जरूरत से ज्यादा पानी एक दिन में दे दोगे तो वो जल्दी बड़ा नहीं हो जाएगा, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट अबाउट वाटरिंग योर प्लांट, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई स्टेप एट अ टाइम वाला जो था वो एटीट्यूड था उस टाइम पे कि हाँ यार मतलब अभी हम वी कैन नॉट फिगर थिंग्स आउट, वी डोंट नो हाउ आर वी गोइंग टू जनरेट रेवेन्यू, तो जो चीज़ समझ आ रही है वो करते हैं। और अनफॉर्चुनेट इट इज, बट जो दिखता है वो दिखता है। और जब आप अपनी प्राइसिंग की वैल्यू करने लगते हो, ठीक है, आई थिंक दुनिया भी करने लगती है। विद डॉक्टर अदिति के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड में वी आर गोइंग टू डीकोड अमृता with Stuti Gupta and Agnim Gupta, two siblings who had their own startups, but they came back and rebranded their parents' company Amrutam, which was on the verge of closure. और आज उसी कंपनी ने उन्हें Forbes 30 under 30 तक पहुंचाया। इनकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग है। कैसे एक साइकोलॉजिस्ट और एक आर्किटेक्ट साथ आके एक आयुर्वेदिक कंपनी को रीब्रांड करते हैं। ये पॉडकास्ट में हमने आयुर्वेद और बिजनेस की बहुत सारी बातें की है। ये थोड़ा बड़ा होने के कारण इसे हमने 2 पार्ट से बनाया है। तो चलिए सुनते हैं इसके पहले पार्ट को। To have both of you on the show. Thank you so much for joining us today. Thank you for having us. अमृतम आज ये एक सक्सेसफुल कंपनी बन चुका है जिसने आपको फोर्ब्स 30 अंडर 30 तक पहुंचाया। मगर शुरुआत में 2017 में जब आप दोनों ने ये डिसाइड किया कि चलो अमृतम ज्वाइन करते हैं, तब उस वक्त आपका माइंडसेट कैसा था? आप दोनों अपनी पर्सनल लाइफ में अलग अलग रास्तों पर थे। स्तुति मैम आप द लॉस्ट ट्राइब हॉस्टल्स चला रही थी, आप एक साइकोलॉजिकल कंसल्टिंग फर्म में काम कर रही थी, एंड अग्निम सर आप आर्किटेक्ट हैं, आपका खुद का स्टार्टअप चल रहा था। तो आप ये सब कुछ छोड़कर व्हाट मेड यू कम बैक and rebrand your parents' 10-year-old company, which was on the verge of closure? You want to? Okay. You. So, I think the one main important thing is that we have been brought up in a way where family has always been the most important thing. We have been taught that you will achieve a lot, you will lose a lot, and I think coming from business family, we are sort of very risk taking in general. So even though both of our startups both of them were generating revenue and we were doing pretty well, when we saw that okay, there is a big financial crisis at home, and it's not just about the financial crisis. I think we've not spoken enough about the fact that our father, who had always been working so hard, at that time he faced with a lot of mental health difficulties, and during that time both of us decided that we should, in fact more than we decided, it was our mother who brought us together and sort of said that you guys are working on things and you have your own strengths. When you will put it when you will align and bring it together, then you can in fact create a bigger impact. So we went home in 2017, and yeah, I mean the idea was just to do something, to we didn't know what we would do. Like even today when I'm doing this interview, in my head I'm like, I couldn't have imagined 5 years ago that we'd be talking about our journey like this. But yeah, I think at the core of it, it was about the family. Okay. मीन्स आपने बहुत अच्छी बात कही कि फैमिली वैल्यूज के लिए आप दोनों वापस गए एंड स्टार्ट किया। इट्स अ रियली बिग डिसीजन एंड इट माइट हैव बीन अ टफ डिसीजन फॉर बोथ ऑफ यू एज वेल। मैं आपके कुछ इंटरव्यूज पढ़ रही थी तो मुझे पता चला कि आपने लोगों को बनाने के लिए 3 महीने का वक्त लिया, उसके लिए एक डिजाइनर भी हायर किया, और उस वक्त शायद आपके पेरेंट्स के मन में एक सवाल भी था कि अगर लोगो बनाने में इतना वक्त लगा है तो लोगो पहुंचेगा कब लोगों तक। तो आपका लोगो और डिजाइनिंग को इतना वक्त देने के पीछे क्या थॉट प्रोसेस था, और आप लोग ये टाइम कैसे डिसाइड करते थे कि वेबसाइट डिजाइन को इतना टाइम देना चाहिए, लोगो को इतना टाइम देना चाहिए, कंटेंट क्रिएशन या बाकी चीजों को कितना वक्त देना चाहिए, कैसे डिसाइड करते थे?
Okay, you want to हाँ take मतलब this? बेसिकली जब हमने स्टार्ट किया तो व्हेन वी स्टार्टेड आउट वी डिडंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ अ टाइमलाइन इन आवर हेड्स. हमें ऐसा नहीं था कि ये चीज इस वक्त पे खत्म करना है. हम बस वहां थे और हमें ये समझ आता था कि एक वन थिंग इन अ डे, ठीक है, वन स्टेप एट अ टाइम वाला जो था वो एटीट्यूड था उस टाइम पे कि हाँ यार मतलब अभी हम वी कैन नॉट फिगर थिंग्स आउट, वी डोंट नो हाउ आर वी गोइंग टू जनरेट रेवेन्यू. तो जो चीज समझ आ रही है वो करते हैं. और हम दोनों का बैकग्राउंड कहीं ना कहीं हमारे पुराने स्टार्टअप्स चलाने का था. तो एक इंटरनेट का, टेक का थोड़ा नॉलेज था, कम्युनिटी बिल्डिंग का नॉलेज था. आर्टिस्ट हम लोग दोनों बचपन से ही हैं. वी आर ट्रेन्ड इन हिंदुस्तानी क्लासिकल बोथ. तो ये मालूम था कि आर्ट की जो वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है कमोडिटी से, राइट. और तो हमने पहले ये किया कि रीब्रांड जब हम कर रहे थे तो काफी लोगों को समझ भी नहीं आ रहा था कि रीब्रांड से होगा क्या. ये जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं लोग देख के कैसे खरीदेंगे. बट हम इंटरनेट पे बेच रहे थे तो हमें ये मालूम था कि इंटरनेट पे लोग प्रोडक्ट्स उठा के नहीं देख रहे हैं, वो आपकी पिक्चर देख रहे हैं, फोटो की, प्रोडक्ट की. तो वो दिखने में अच्छा होना चाहिए था. I think तो इसीलिए adding, जो समय था sorry, अ, like I want to add to हाँ, that Amritam was always creating amazing products, and यस, Amritam products were prescribed by doctors, in fact, for या, the first decade of its existence. But there were two main challenges that we faced. One was that we could never get customer feedback directly. राइट, At that time, they were patients. So if a doctor prescribed a product, they ate it, they it, or they used it, and they had to do it because a doctor is prescribing them. So of course, there was a validation that a doctor is prescribing our products. So that means that this product is good. But how is it working for the customer? We could not tell because there were so many middlemen in the supply chain, like stockist, distributor, medical store, all of that. Second challenge was that what was inside the bottle was still and is still extraordinary. It is something, even the formulations, like, one of the primary reasons why our father started his own company was because he wanted to introduce a range of malts. And he said that, syrups is all just sugar and little bit of herbs in it. I want to give something that has more, and I understand, like, since you're a doctor yourself, you would understand that a malt is much richer in the nutrients that it provides versus a syrup. So and when he started doing that, in to educate people about these formulations and what is inside the bottle, it had to look nice, which was missing majorly. Like our products used to look like Ayurvedic Davaiyan. And what we were trying to do was, since our father never said that, this is something you eat for 3 months and that's it. He always has been, how do I say, promoting like Ayurveda as a lifestyle. कि you cannot just cure it with like कि बस एक दवाई खाई, डिस्प्रिन खाया, सर दर्द ठीक हो गया, है ना. ये एक जीवन का वो जीने का तरीका है, दिनचर्या. हम लाइफ जो एवरीडे जीते हैं वो लाइफस्टाइल में आयुर्वेदा में वो फॉलो होता है. तो जो वो प्रोडक्ट्स बना भी रहे थे वो भी लाइफस्टाइल इंटीग्रेटेड वाले थे, बट हम दूसरे स्पेस में थे. तो डिजाइन बिकेम द अल्टीमेट bridge to communicate that our products are not just medicines prescribed by doctors. These are actually lifestyle products that you can have, and for it to have that communication, I think design becomes an important tool to communicate that. We went from these long pet bottles with metal cap to those aluminum lids, to we actually went to glass jars and with proper metal grip lid. So that, and then the label, earlier it was saying something, and then we went and said that no, it has to communicate that this is a lifestyle product. It should not come across as a medicine anymore. And that, see, you can design a label in a day also,
But to communicate this thought process is why we went so much back and forth. And and till date, that was the that's like the matlab, since Agnim is an architect, in his words, in his metaphor, if the foundation is not strong, then the building can fall at any time, right? So design was a very strong foundation that we were building on an already amazing range of products that we had, but we could not communicate and reach out to the audience who would value it. So, I mean, if our products are getting shipped to 40 plus countries today, it is because of the way it looks first and then how it works. And as much as unfortunate it is, but जो दिखता है वो बिकता है. Absolutely right. And adding to Stuti's point, डिजाइन ना सिर्फ ये नहीं होता कि आप लोगो बना रहे हो या एक लेबल डिजाइन कर रहे हो. डिजाइन जब आप एक कंपनी को रीब्रांड करते हो या उसकी ब्रांडिंग करते हो तो एक डिजाइन फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, और उसके आसपास वो ही कलर्स होते हैं, वही टेक्स्ट होता है, वो सर्टेन पैटर्न होता है जो आपको पूरा मतलब वो आपकी कंपनी का पर्सनालिटी बन जाता है. तो वो आपको बहुत ध्यान में रखना है कि आप जब डिजाइन को टाइम दे रहे हो तो इनिशियल जैसे आप अपने प्रोडक्ट्स को टाइम देते हो, अब 10 साल लगे एक अच्छा प्रोडक्ट बनने में, ठीक है, या उसी प्रोडक्ट की अपनी एक जर्नी है, ठीक है, तो डिजाइन की भी एक अपनी जर्नी होनी चाहिए. तो वो एक जरूरी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि आज 2017 के बाद 2022 में भी जब हम बैठे हैं तो हम सेम डिजाइन फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं. तो वो उतना स्ट्रांग था, नहीं तो हम हर साल चेंज करते रहते. सही बात है. फाउंडेशन अच्छा होगा तभी पूरा ब्रांडिंग उसके ऊपर अच्छा खड़ा हो सकता है. आप इससे बताएं कि पहले अमृतम एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू जा रहा था, वो एक नॉन D2C ब्रांड था, तो उससे एक पूरा ऑनलाइन ले जाने तक का सफर कैसा रहा, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? एक्चुअली जब हमने ना ऑनलाइन सोचा भी और जब लेके भी जा रहे थे, तब तक ये D2C वर्ड भी नहीं आया था. D2C word got coined, I think, in 2018-19. Right. Or it at least became popular in like after lockdown when a lot of online brands started to surface. But like I said, we were just trying to think of it as we are, like Agnim said, right? Like my startup was extremely physical and in a physical space, which was all about community. And Agnim's startup was absolutely 100% tech based. So one thing that we understood was that we want to build a community, but we can only scale it up if it is enabled by technology. Because in my hostel also, if I had 32 beds and like a few rooms, I could not accommodate more than 40 people at a time. Currently we have 1 lakh people in our community, and it is only because of technology. So we were not looking at what's trending. Even today, we do not really go after everything that's trending. What we are trying to do is, okay, this is our objective. Our objective was to build a community who we could educate about Ayurveda and bring the whole concept of a lifestyle कि कैसे जिंदगी कैसे जीनी है, ठीक है, और उसमें हमारे प्रोडक्ट्स कहाँ आपको हेल्प करेंगे, हमारे ई-बुक्स, हमारे बुक्स, हमारे जर्नल्स, जो भी हम पॉडकास्ट, वीडियोस जो भी हम बनाते हैं वो कैसे आपको हेल्प करेंगे, और साथ में कैसे हम उसको स्केलेबल बना सकते हैं. और इस वजह से आई थिंक ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब अग्निम बहुत एडमेंट था कि हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे, तो मेरा मतलब फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम माय क्वेश्चन वाज कि वेबसाइट से ऑर्डर आएंगे कैसे, लाइक हाउ, व्हाई वुड पीपल कम टू आवर वेबसाइट, एंड the answer that I would always get from him every single day was, we will build content, we will add value to the internet, and for that reason people will come to our website. And just like growing a big tree, you have to be patient. अगर आप अपने पेड़ को जरूरत से ज्यादा पानी एक दिन में दे दोगे तो वो जल्दी बड़ा नहीं हो जाएगा, but you have to be consistent about watering your plant. Yes. And I think that's what our journey so far has been, from putting a sapling to building a small young plant.
and what we are envisioning is to create a very big forest. So our journey is just like in its first like 1% right now of what we envision. ओके, ये आपने बहुत सही कहा कि एक पेड़ को कंसिस्टेंटली पानी डालना जरूरी है, और वैसे ही हमारे स्टार्टअप में भी हमें कंसिस्टेंटली वर्क करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। मेरा और एक सवाल था कि ऐसा कहा जाता है कि पहले अपनी ऑडियंस डिसाइड करो कि किसे बेचना है, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाओ। तो क्या आप लोगों ने भी इनिशियली मार्केट स्टडी किया था कि अमृतम की टारगेट ऑडियंस ये होनी चाहिए, और इन्हें ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट्स बनाए? और अगर किया था तो आपने इनिशियल लेवल पे मार्केट स्टडी की कैसे थी? Agnem can take this. So I think, see, the thing is, we were not starting out. We already had a range of products. We already had a company. We already had a distribution channel. So when we were coming in, हम scratch से नहीं start कर रहे थे कहीं ना कहीं, ठीक है? वो product range already था, ठीक है? जिसपे जो आयुष approved था, जो already market में चल रहे थे. अब हमें ये समझना था कि जो इंटरनेट पे कंज्यूमर है, जो उनको खरीदेगा, वर्सेस जो ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से खरीद रहे हैं, क्या वो सेम है? सेकेंडली, हमको ये समझना था कि हमारा जो फोकस था तब वो मेडिसिनल वेलनेस प्रोडक्ट्स पे था ऑफलाइन मार्केट में। तो क्या हम फर्स्ट गो में वेलनेस प्रोडक्ट्स के साथ जाएं, क्या हम पर्सनल केयर रेंज निकालें? तो वो दोनों, आई थिंक वो एक कल्मिनेशन था दोनों चीज का, वेयर वी फिगर्ड आउट दैट दैट there is a range of product that we need to market because they're already working, right? And then there are kind of products that an internet consumer would want, right? And hence हम लोग पर्सनल केयर रेंज के साथ आए, जो चल रही थी लेकिन उतना ज्यादा अच्छे से ऑफलाइन मार्केट में नहीं चल रही थी, और उसमें हमने डिफरेंशिएटर प्रोडक्ट्स भी निकाले जैसे कुंतल केयर हेयर स्पा और हमारे मॉल्ट्स। ये बहुत डिफरेंशिएटर प्रोडक्ट्स हैं। आज भी लोगों के पास एक हेयर स्पा जैसा प्रोडक्ट है नहीं है। मतलब लॉरियल का आप देखेंगे तो वो केमिकल बेस्ड हेयर स्पा है, ठीक है, लेकिन आयुर्वेदिक हेयर स्पा, ऑथेंटिक रॉ इंग्रेडिएंट से बना हुआ हेयर स्पा आज भी नहीं है मार्केट में। और तो दोनों चीज का वो था मिक्स, कि हमें ये मालूम था कि इंटरनेट पे जो कंज्यूमर है वो हमारे जैसा है, वो हमारी एज का है, वो उसके पास हमारे जितने पैसे हैं वो इतना खर्च कर सकता है, और वो इन सिटीज में रहता है। और फिर ऑब्वियसली मतलब जो कॉम्पिटिटर ब्रांड्स बोल लीजिए आप, या कंटेम्प्रेरी ब्रांड्स बोल लीजिए उस टाइम पे, और उनको हमने देखा, हमने बोला कि अगर हम इन ब्रांड से खरीदते हैं तो हम इन ब्रांड से क्या खरीदते हैं, और सिमिलरली अगर अदर जो कंज्यूमर्स है वो अगर इन ब्रांड से खरीदते हैं तो इन ब्रांड्स का क्या चलता है। तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस किया बहुत थोड़ा सा, एक प्रोडक्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग की, व्हाट वर्क्स, like in the first go, if you're coming to Amritam's website, you might not want to buy a malt because you don't know what a malt is, first thing. And then wellness, at least in 2017, was not so huge. People wouldn't prefer to buy wellness products, from a website in 2017. And their first choice would be to, let's say, if I'm going to a particular website or to a particular brand store, I would sort of want to buy a personal care product to try out. And hence we had to come out with a whole personal care range, which was existing, but we rebranded it, renamed it, had a whole sub brand under it like Kuntal Care, and our focus was very clear that कि हम हेयर पे फोकस करना चाह रहे हैं, जब कि 2017 से लेके 19-20 तक लोगों ने जब स्किन पे फोकस किया है, तो हमें ये मालूम था ये हमारा डिफरेंशिएटर हो सकता है। तो आई थिंक, हाँ, मतलब टू आंसर योर क्वेश्चन, इट वाज अ मिक्स ऑफ बोथ. We already had a product range which we had to work on and sell, and then we understood the internet consumer and the contemporary brands, understanding their product, and then we came up with a product range. ओके, और जब 2017 में आपने अपनी कंपनी की रीब्रांडिंग की थी, तब मार्केट में ऑलरेडी काफी कंपटीशन प्रेजेंट था, जैसे कि पतंजलि, श्री श्री और बहुत सारे नाम थे। ऐसे में आपने अपनी जगह मार्केट में बनाई कैसे, और वो भी हाई प्राइसिंग प्रोडक्ट्स के साथ, नॉर्मल से थोड़ा हाई प्राइसिंग पे? मैं कुछ लोगों को देखती हूँ जो मैन्युफैक्चरिंग में है, और वो लोग क्वालिटी और प्राइस में हमेशा क्वालिटी कंप्रोमाइज करके कॉम्पिटिटर के प्राइस पे आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि
हाई प्राइसिंग प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, क्योंकि इनिशियली में ट्रस्ट भी नहीं होता है। तो आपने हाई प्राइस प्रोडक्ट के साथ आप अपने ऑडियंस तक पहुंचे कैसे, और उनकी ट्रस्ट जीतने के लिए आपने क्या किया? Okay. You want to answer this? हाँ I'll तो add. okay. So Patanjali and Shri Shri are still not the brands that we would put Amritam in the same basket as, for the reason that their products are largely classical medicine based, while all our formulations are quite unique, um, and our formulations are very centric towards modern lifestyle. Like, you know, if you being a doctor, if someone comes to you, you would give like 3 things to have in the morning, and then something after lunch, and then something in the evening, and then 3 things to have before dinner, and one tablet to sleep, to do have before sleeping. And that is one of the biggest roadblockers for why people are not able to adapt to an Ayurvedic uh, treatment also. I'm not even talking about a lifestyle. Um, and I think you would agree, please correct me if I'm wrong, but this has been so far my understanding when I have spoken to people who have been extremely tired of allopathy, and they want to move towards a more natural, more Ayurvedic treatment for whatever their conditions are. But the roadblocker is ki, yeah, I'll have to keep a track of what all to have, and if I miss it, then what? You know, while our products have been designed in such a way, have been curated in such a way that, say, for example, we have Nari Saundarya malt. It's like a Chavanprash Avale, but the herbs in it are centric towards women health. So, be it for period cramps and heavy flow, and other menstrual health disorders, PCOS, menopause, even depression due to hormonal imbalances, and it covers up so many things just around women health. And you just have to have like once or twice a day, and you have a spoon, and that's it. And that can beautifully integrate in the kind of lifestyle that we live, where sadly we do not have fixed hours of eating and sleeping the way our previous generations have followed. We do have quite flexible um, ways of spending our day, and how the way we look at weekends, like like our parents would not look at Sunday any different than Monday, except that maybe they do not work, but it's not like they will wake up at 10 a.m. and eat at 1 p.m. But people in our generation do that. We also end up doing that. um, and that shows in our skin, that shows in our hair, that shows in our stamina, strength, our ability to sit for too many hours of walk, and the little things that our body and mind can do because of the way we treat it. And on top of that, if someone's trying to move to a natural lifestyle, and you are there's so much friction because there's so much rigidity with respect to how much I have to change, it becomes very difficult. And I feel that Amritam, that's the reason we do not believe that we have like competition. We have contemporaries who have added value to the whole field of Ayurveda, who have spread awareness. Patanjali, like Baba Ramdev, they have actually built a market for Ayurveda, which people used to think of it as कि ये तो झाड़ा फूकी होती है, जड़ी बूटी दे दी, to actually standardizing it to an extent where people actually want to buy an Ayurvedic product and not judge it. It's not like primitive anymore. Obviously, because we're also not decolonized yet, and we do think of things in a very British Americanized way, that we do not value yoga till they value it, we do not value Ayurveda till they value it. So that's another thing from a more socio-cultural lens. But the idea is that we are in the sweet spot, the gap, where anyone living a modern lifestyle is trying to go towards an Ayurvedic lifestyle. That's the sweet spot that we sit at.
If we are giving a hair spa, we are not saying, mix up 5 things and soak it overnight and then do this, that, and then have it, put it on your hair. We are saying you take the bottle, you get that gel out in your hand, apply it on your head, let it dry for some time and shampoo it. So, like our products, even though they are 100% Ayurvedic, the easy to use aspect of it makes us different. And that's why we do not think that we are overpriced or we are highly priced. We think that if you would invest in these 30 herbs individually, it would cost you a lot more than just buying one of our malts and having that consistently, which has been cooked over weeks, and in the right like composition for it to balance your tridosha, clear your digestive system, apart from everything else that those herbs will do. So instead of actually having these 30 herbs at different times of your day, we are replacing that by saying कि एक चम्मच ये खा लो, है ना? तो इसीलिए हम ओवर प्राइस नहीं है, हम बहुत ही करेक्टली प्राइस्ड है. एंड पीपल हु हैव go on. So basically adding to Stuti's point, तब हम 2017 में वापस गए, हमारे पास एक ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था. हमारे पास मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, नॉर्दर्न इंडिया, पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था जो कि इतने सालों की मेहनत से बिल्ड किया गया था. और जब हमने ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की जो प्रॉब्लम समझी, ठीक है, एज अ बिजनेस वी हैड टू अंडरस्टैंड ना कि हम जो नेक्स्ट डिसीजन लेने वाले हैं वो किस चीज पर बिल्ट है, उसका कुछ हाइपोथेसिस होना चाहिए था. तो हमने जब उसकी प्रॉब्लम समझी तो हमको ये समझ आया कि ऑफलाइन नेटवर्क में अगर आपको जाना है तो वो प्राइस वॉर है वहां पर. ठीक है, जब प्राइस वॉर है और आप अच्छी क्वालिटी देने की भी कोशिश कर रहे हो, वहां पे आप प्राइस में भी वो कर रहे हो कॉम्प्रोमाइज, उसके बाद आपका जो अमाउंट है वो इतने टाइम ले रहा है आने में. ठीक है, तो ये सारे मल्टीपल फैक्टर्स थे. अब पहले हमने अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क समझा, हमने समझा इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है. ठीक है, ऑफलाइन इज नॉट अ मार्केट जहाँ पे हम दोनों एटलीस्ट कंफर्टेबल होंगे काम करने में. ठीक है, बिकॉज लोगों को फोन लगाओ, उनको बोलो कि आपका या आपने अभी तक पैसा भेजा नहीं है, अगर उनका माल बिकता है तो ठीक है, अगर नहीं बिकता है तो वो प्रोडक्ट रिटर्न कर देते हैं. बहुत सारी दिक्कतें थी. ठीक है, और सबसे लेकिन मेन जो चीज थी जो हमको बहुत बुरा लगता था वो ये था कि जिस हिसाब से, जिस पैशन से हमारे फादर वो दवाइयां बनाते थे, वो प्रोडक्ट्स बनाते थे और आज भी बनाते हैं, ठीक है, वो प्राइस में नहीं दिखता था. ठीक है, वो प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं करता था. और प्राइस में रिफ्लेक्ट इसलिए नहीं कर सकता था क्योंकि अगर आपको ऑफलाइन मार्केट में जाना है और इतने बड़े कंपनी से कॉम्पीट करना है तो आपको प्राइस में ही खेलना पड़ेगा, राइट? एंड वी डिड नॉट वांट टू डू दैट, राइट? सो आवर नेक्स्ट स्टेप वाज टू अंडरस्टैंड द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, कि हमारा मैन्युफैक्चर कैसे होता है. हमने वो समझा कि मतलब रॉ मटेरियल कैसे आते हैं, वो कहाँ से सोर्स होते हैं. एक रॉ मटेरियल जो होता है आयुर्वेद में उसकी वैल्यू कितनी होती है, चाहे वो मतलब लोग बोलते हैं कि चांदी भस्म है इसमें या गोल्ड भस्म है, मतलब उसका वैल्यू कितना है जरा सी भस्म का, या फिर शतावरी है या अश्वगंधा है या फिर इतने सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं. मतलब एक आज हमारे प्रोडक्ट्स में एक बेसिक मॉल्ट में कम से कम 30 से ज्यादा इंग्रेडिएंट डलते हैं, राइट? 30 से ज्यादा इंग्रेडिएंट जिनकी कॉस्ट एक्चुअल मार्केट में इतनी है कि आप सिर्फ उसका सिंगल हर्ब भी लेके आओगे तो आपको इतना कॉस्टली पड़ेगा. ठीक है, और वो हम डाल के ऑफलाइन मार्केट में उसको बेचते हैं सस्ते में क्योंकि हमें compete करना है, राइट? तो हमने आई थिंक जब अपने आप को प्राइस किया तो हमने पहले प्रोसेसेस समझी और हमने बोला यार ये कितना रिच है. ठीक है, आज मतलब हम इंडियन किचन की अगर एक दाल खा लें और एक मैकडोनल्ड का बर्गर खाएं, ठीक है, मैकडोनल्ड का बर्गर ज्यादा मतलब हाईली प्राइस्ड है. ठीक है, और हमारी दाल शायद किचन की कम प्राइस्ड है, लेकिन दाल के जो इंग्रेडिएंट है वो जहां से सोर्स होके आता है, जो सारी चीजें जो आपको बेनिफिट्स देता है, हम उसको कभी उस हिसाब से प्राइस ही नहीं करते हैं. बिकॉज आई थिंक वी एज इंडियंस वी आर प्रोडक्ट पीपल. ठीक है, हमें प्रोडक्ट बनाने में मजा आता है. ठीक है, हम मार्केटिंग वाले लोग नहीं है. ठीक है, हमें कभी भी इतने सालों में ये नहीं समझ आ पाया कि यार
जो कश्मीरी शॉल हम कश्मीर में बना रहे हैं, वो हम कश्मीर जाते हैं तो वहां पे 2,000 रुपए का वो आर्टिस्ट है, हम लोग बार्गेन करते हैं कि यार ये 2,000 की नहीं, आप 1,500 की लगाओ। और सेम जो कश्मीरी शॉल है तब वो एक्सपोर्ट होता है और वो जब यूके में बिकता है, ठीक है, तो वो 10,000 रुपए का बिकता है, राइट। और क्योंकि हमारा जो क्वालिटी है, मतलब मेड इन इंडिया जब लिख जाता है ना, तो वो मेड इन इंडिया मतलब इट्स अ बिग बिग थिंग। मतलब मेड इन इंडिया मतलब लोगों को मालूम है कि क्वालिटी वाली चीज है, राइट। तो हमको, मुझे लगता है सिर्फ हम नहीं, एज नॉट जस्ट अमृतम, आई थिंक वी आर वेरी राइटली प्राइस्ड, बट अदर ब्रांड्स इन द सेम स्पेस, ठीक है, शुड प्राइस देमसेल्व्स इन अ सर्टेन वे वेयर दे वैल्यू देयर ओन आर्ट, देयर ओन क्रिएशन, ठीक है। और जब आप अपनी प्राइसिंग की वैल्यू करने लगते हो, ठीक है, आई थिंक दुनिया भी करने लगती है। तो हमारा मेन मकसद यही था कि हम समझ रहे थे कि इंडियन कंज्यूमर है जो इंटरनेट पे अभी आ रहा है। 2017 में बहुत कम लोग थे जो इंटरनेट से खरीदते थे, मार्केट प्लेसेस से खरीदते थे, लेकिन इंडिविजुअल वेबसाइट से नहीं उतना, राइट। तो ये जरूर था कि वही लोग खरीदेंगे जिनको उस ब्रांड पे ट्रस्ट है, राइट, और जो लोग एक पर्टिकुलर ब्रांड का ऑलरेडी खरीदते हैं। तो तो हमारा आई थिंक वो कंपटीशन पहले ही निकल गया, जैसे आप श्री आपने बोला, या फिर डाबर, या फिर पतंजलि। तो ये कॉम्पिट, क्योंकि ये लोग ऑफलाइन फोकस थे बहुत, और ये लोग प्राइस वॉर्स में कम्पीट कर रहे थे, ठीक है। हमने अपना देखा कि यार हमें हमारा फर्स्ट थिंग वाज कि हमें कामा आयुर्वेद जैसा और फॉरेस्ट एसेंशियल, मतलब स्तुति का एक वो विजन था कि यार हमें ये वाला ब्रांड का एक रीच मतलब करना है, इस ब्रांड के कस्टमर आई थिंक हमारे कस्टमर भी होने चाहिए। तो आई थिंक हम उस तरीके से स्टार्ट किए, और हमने ये देखा कि यार ये जो बड़ी ब्रांड्स हैं आयुर्वेद में, जो लग्जरियस ब्रांड्स हैं, उनकी प्राइसिंग, एवरेज सेलिंग प्राइस उनका 1100 से लेके 1300 तक का है, ठीक है। जहाँ की डाबर की प्राइसिंग या फिर पतंजलि की प्राइसिंग 150 से लेके 200 तक की है ना। तो वो बीच का जो मार्केट गैप था, ठीक है, वो बहुत ज्यादा वाइड था। तो हमने बोला यार अमृतम को अगर हम 550-600 रुपए की रेंज में प्लेस करें, ठीक है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट ही कॉस्ट कर रहे हैं इतना महंगा, ठीक है। सो दिस इज लाइक अ फेयर प्राइस फॉर अस, यू नो, एज अ ब्रांड प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट, एंड ऑल्सो फॉर द कंज्यूमर्स, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फाइंड द मिडिल पार्ट, लाइक आइदर दे हैव टू गो वेरी हाई टू बाय आयुर्वेदा, ठीक है, या फिर एकदम सस्ता। अब सस्ता तो वो क्वालिटी घट जाती है, ठीक है, स्केल के चक्कर में, और महंगा तो इतना महंगा कि यार मतलब नॉर्मल कंज्यूमर खरीद ही नहीं सकता। तो आई थिंक अमृतम बिकेम दैट ब्रांड वेयर यू नो द हाईएस्ट पेइंग कस्टमर्स वर आल्सो लाइक यार यू नो सच गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स विद राइट काइंड ऑफ प्राइसिंग। एंड देन वी गॉट आफ्टर कोविड, तब वेलनेस में लोग शिफ्ट हुए, तब हमारा रेवेन्यू वेलनेस से आने लगा। तो हमने एक अलग ट्रेंड देखा कि रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से लोग हमारे वेलनेस प्रोडक्ट्स मंगा रहे हैं, और छोटा मोटा नहीं, 2,000-3,000 अमाउंट का नहीं, 10,000, 15,000, 20,000 अमाउंट का, ठीक है, क्योंकि उनको भरोसा हो गया कि यार ये इनकी जो प्रोडक्ट क्वालिटी है और जो इनकी प्राइस है वो इतनी एप्ट है कि मतलब हम, और शायद उनको इतना फायदा हुआ कि लोगों ने फिर मतलब दैट इज हाउ वी ग्रू। एंड हमारी प्राइसिंग अब हमें समझ आती है कि उस टाइम पे हमने सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देख के अपनी प्राइसिंग रखी थी, लेकिन आज हमारी प्राइसिंग इतनी अच्छे से, यू नो, इट इज सो it has been so well priced in a certain manner that you know, our consumers look forward to, like, they give us feedback and they say, you know, you could have actually priced yourself much higher, but you know, you've done this with such good quality products, you've priced yourself in this range, just to have consumer access to your products is amazing. So I think you know, आंसरिंग योर क्वेश्चन, प्राइसिंग हमने ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझ के, और हमारे कंज्यूमर को एक्सेसिबल रहे, और हम अपनी क्वालिटी भी ना गिराएं, ये सबको समझ के, पूरा फ्रेमवर्क समझ के हमने अपने प्रोडक्ट्स प्राइस किए थे। If you have 100 followers, treat those 100 followers as 100 people who have come to your house. And imagine, can you host 100 people? Before before you have an ambition for 10k followers, 1 lakh, 1 million, 10 million, this, that, right? Like, and when you start communicating with that viewpoint, even those 100 customers or 100 followers
would make a huge difference in your initial journey. Which input भी उतना ही होना चाहिए जितना आपका output है. In fact, input कहीं ज़्यादा होना चाहिए. When you're sharing X, your learning should be at least 10x for that. So if a fish is not able to climb a tree, doesn't mean it's worthless. It's just not meant for. And understanding what your skill set is will actually uplift your self-worth. And I can say that since I am a clinical psychologist by profession, I feel that we all in general are trying to fit ourselves in someone else's box, and when we do not fit in it, we feel like we are not good enough. This is on an individual level, this is on a country level, where our Indian culture do not fit this Western box, or our Ayurvedic heritage does not fit a modern science lens. And that's why we feel like, okay, if we cannot prove it, we're not good enough. At any given time 10 projects कर रहे होते हैं, जिसमें से एक चल जाता है और 9 नहीं चलते हैं. एक दिखता है, वो 9 दिखते नहीं है, क्योंकि हम मेहनत 10 पे कर रहे होते हैं. और वो obviously we also have faith कि हाँ, जो चलना होगा वो चलेगा. हमने 10 बीज लगाए हैं, कौन सा पेड़ उगेगा वो हमारे हाथ में नहीं है, कौन सा पेड़ फ्रूट्स देगा वो भी हमारे हाथ में नहीं है.